लोकतंत्र में हर किसी को चुनाव लड़ने का अधिकार है, पार्टी से टिकट मांगने का हक है। और अब तो पार्टियों को भी ये समझ में आ चुका है कि जनता जिसे सबसे ज़्यादा पसंद करती है, जनता से जुड़ाव जिसका सबसे ज़्यादा है, उसी को टिकट दिया जाए। इसी कड़ी में आज हमारे साथ हैं जिला पार्षद और पूर्व जिला प्रमुख प्रत्याशी रह चुके रामवीर शाहबादी जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में, जिसका नाम है मुद्दों की बात जनता और जनप्रतिनिधियों के साथ। सर, जैसा कि मैंने अभी कहा कि पार्टियां भी ये अब करने लग गई हैं कि अपने सर्वे कराती हैं और बहुत सोच समझकर उस उम्मीदवार पर दांव खेलना चाहती हैं जिन्हें उन्हें लगता है कि जनता के बीच में वाकई उनका जुड़ाव है। देखिए, बिल्कुल सही बात है और भारतीय जनता पार्टी तो पहले भी ऐसा ही करती रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता पैदा करती है। भारतीय जनता पार्टी का एक साधारण कार्यकर्ता आज देश का प्रधानमंत्री है, एक साधारण कार्यकर्ता आज देश का गृह मंत्री है, साधारण कार्यकर्ता आज देश का प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष है बीजेपी में। तो सर्वे भी होती है और कार्यकर्ता की निष्ठा जो है उसको भी भारतीय जनता पार्टी प्रायोरिटी देती है। और मुझे अपना व्यक्तिगत लगता है कि काफ़ी समय से हम जनता से भी जुड़े हुए हैं, क्योंकि जनता की राजनीति करना मैं चाहता हूँ और आगे भी चाहता रहूँगा। मुझे कोई बनाने जैसे मंत्री को दर्जे मिल जाते हैं, फलाना हो जाता है, ये चीज़ें अगर मुझे करना होता तो मैं बहुत पहले कर सकता था, लेकिन मुझे तो सिर्फ और सिर्फ जनता की राजनीति करनी है और पब्लिक में जुड़ाव है, बाकी पार्टी के ऊपर है। क्षेत्र में आपको अभी फिलहाल बीजेपी की क्या स्थिति नज़र आ रही है? भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे जिसको भी टिकट देगी वो प्रत्याशी चुनाव जीतेगा। भाजपा की राजस्थान प्रदेश में 140 से प्लस सीटें आएंगी और उसमें तिजारा का प्रतिनिधित्व भी जरूर रहेगा, ये मेरा मानना है। गहलोत सरकार के अब तक के कार्यकाल को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, गहलोत साहब के कार्यकाल जो काम किए या जो रेवड़ियाँ बांटने की जो व्यवस्था की वो लास्ट के 3 महीने में की। उससे पहले आप गहलोत सरकार की अगर काबिलियत की बात करें तो एक भी पेपर सरकार ने पूर्णतः ईमानदारी के साथ में एक भी पेपर नहीं करवाया। जितनी भी भर्ती हुई सबके पेपर लीक हुए, सब भर्तियों में भ्रष्टाचारी। और हम नहीं कह रहे, ये आम जन कह रहा है और उन्हीं के पार्टी के नेता भी कह रहे हैं। कांग्रेस सरकार जो गहलोत सरकार जो है वो नेताओं को खुश करने में लगी रही। प्रत्येक एमएलए को मुख्यमंत्री जैसी पावर दी हुई थी और प्रत्येक एमएलए को ताकत के साथ में लूट मचाने का लाइसेंस दिया हुआ था। गहलोत सरकार ने बुजुर्गों के साथ, किसानों के साथ और ख़ासतौर युवाओं के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात किया है। जो जिस युवा ने वोट दिया कांग्रेस को, इन्होंने कहा कि हम रोज़गार देंगे, रोज़गार नहीं दे पाए तो बेरोज़गारी का भत्ता देंगे। ना रोज़गार दिया ना बेरोज़गारी का भत्ता दिया। एक एक गांव से, एक एक कस्बे से 100 आदमी सब इंस्पेक्टर भर्ती हो रहे हैं। आप मीडिया के लोग हैं, आप देख रहे हैं। क्या एक परिवार के लोग इतने बादाम खाते हैं कि एक परिवार से 3-3, 4-4 लोग आ रहे सब भर्ती हो जाते हैं? ये संभव है क्या? ये सब लोग बंदर बांट की और पूर्णतः सबसे अशोक गहलोत के 3 कार्यकाल में सबसे अगर कमज़ोर खराब कार्यकाल रहा है तो ये रहा है। कांग्रेस में जिस तरह से गुटबाजी चल रही है, इसका बीजेपी को आने वाले चुनावों में कितना फायदा मिल सकता है? देखिए, बीजेपी कांग्रेस का गुटबाजी कांग्रेस संभालेगी। कांग्रेस की अपनी व्यक्तिगत, कांग्रेस पार्टी की अपनी अंदरूनी मामला है। भारतीय जनता पार्टी जनता के मुद्दों को लेकर के चुनाव में जाती है और जनता के मुद्दों को लेकर के ही चुनाव में जाएगी। कांग्रेस अपने आप में पहले वैसे भी खत्म है और कांग्रेस जब इतनी आपस में गुटों में बटी हुई है, इतनी लड़ाई सचिन पायलट जी और अशोक गहलोत जी की तलवारें खिंची हुई है, और निश्चित तौर पर उनको नुकसान होगा। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस कह रही है कि इस बार के आने वाले चुनाव में सचिन पायलट और अशोक गहलोत जो हैं एकजुट होकर चुनाव में जाते हैं, अगर ऐसा होता है, क्योंकि पूर्वी राजस्थान की करीब 40 सीटों पर सचिन पायलट का अच्छा खासा प्रभाव है, तो अगर ये बात सही होती है तो कितना फ़र्क आएगा? मैडम, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। सचिन पायलट जी अभी तो कांग्रेस ने उनको हाशिए पर डाला हुआ है। जब सचिन पायलट जी हाशिया पे नहीं थी, फ्रंट फुट पे खेल रहे थे, तब भी 100 सीट नहीं आई उनकी। अब देखिए ना, तब भी तो वही सचिन पायलट जी थे, प्रदेश के अध्यक्ष थे।
अब तो गहलोत सचिन पायलट के नेताओं को मारेगा, सचिन पायलट गहलोत के नेताओं को मारेगा। जब सचिन पायलट जी के हाथ में कमान थी और वही 40 सीटें थी, वही 60 सीटें थी, वही सचिन पायलट थे, प्रदेश के अध्यक्ष थे और पूरे क्षेत्र में प्रदेश में 5 साल घूमे भी थे, तब भी 99 सीट आई थी, 100 सीट नहीं आई। कांग्रेस को कुछ सचिन पायलट और साथ मिलकर लड़ेंगे तो ये है कि 2 फॉर्चुनर में आ जाएंगे, 2 गाड़ियों में आ जाएंगे, नहीं तो 1 गाड़ी में रह जाएंगे। आपके अपने विधानसभा क्षेत्र के मौजूदा विधायक जो हैं उनके काम को आप किस तरीके से देखते हैं? काम किया है ना उन्होंने, अच्छे काम किए हैं, बिल्डिंगें बनी, बड़ी बड़ी गाड़ियां खड़ी हुई, हर कॉलोनियों में प्लॉट बने, उनके जो रिश्तेदार थे जिनकी जेब में 20 रुपये नहीं होते थे उनकी बड़ी बड़ी गाड़ियां खड़ी हो गई, उनके सब चहेतों के फ्लैट हो गए, प्लॉट हो गए, सारी व्यवस्था हो गई ना। विधायक साहब की तो खूब जोरदार व्यवस्था हुई है। विधायक साहब इस तिजारा विधानसभा में तो इतना इससे ताकतवर विधायक कभी बना नहीं, मुझे लगता नहीं इसके इतिहास में हमने कभी देखा। और रहा काम होने की तो काम गली नाली अस्पताल के काम ये सुचारू काम है। जब से देश बना है, तब से लोकतंत्र बना है, तब से हमारे यहाँ पे 5 करोड़ रुपए मान लो उसका MLA लैड का पैसा है, वो तो लगना ही है, वो तो लगा ही है, इन्होंने लगाया है। लेकिन उससे कई गुना पैसा तो इन्होंने अफसरों के माध्यम से खुद लूट लिया। गली तो बना दी, लेकिन जो उस गली पर चलने वाला है उसकी जेब तो इन्होंने खाली कर दी। काम किया लेकिन लोगों को कंगाल कर दिया। अभी फिलहाल आपके क्षेत्र की प्रमुख समस्याएं कौन सी हैं जिन्हें आप लेके जनता के बीच में जाएंगे? देखिए, समस्या का तो निदान हुआ ही नहीं। समस्या तो जो 5 साल पहले थी वो आज भी है। सबसे बड़ी समस्या मेरे क्षेत्र में है बेरोजगारी की, और जिसकी तरफ क्यों नहीं ध्यान आज से पहले दिया गया, ये मैं इस बात से अनभिज्ञ हूँ, क्यों नहीं दिया गया। और संदीप यादव से काफ़ी उम्मीदें थी, क्योंकि संदीप यादव युवा था और छात्र राजनीति से निकला हुआ था, तो उसको तकलीफ भी महसूस थी। उसके साथ के जो पढ़ने वाले बच्चे बहुत बेरोजगार होंगे, मैं ये मानता हूँ, क्योंकि वो जब कॉलेजों में चुनाव लड़ते थे तो उनके बड़े ग्रुप थे, बड़े लोग थे, साथी जानकार थे, तो उनमें भी बहुत लोग बेरोजगार होंगे। लेकिन एक भी आदमी आज तक मुझे नहीं मिला 5.5 साल में कि MLA साहब की डिज़ायर पे मैं नौकरी कर रहा हूँ। दूसरा, सैकड़ों फैक्ट्रियाँ हैं, मतलब 58-57 फैक्ट्रियाँ हैं जो ऑन रिकॉर्ड है, और वो लोग सारे लोग बाहर के, मैं ये नहीं कहता उनको यहाँ से भगाओ, हमारे देश के लोग हैं और हमारा देश का आदमी जहाँ काम कर रहा है वहाँ उनको तनख्वाह मिल रही है। लेकिन जैसे क्या उनकी परिस्थिति क्या है कि 1000 आदमी की वैकेंसीज हैं, तो वो 1000 आदमी की वैकेंसी में 700 आदमी से काम करवा रहे हैं, क्योंकि उनको 12 घंटे के 2 पार्ट में हो रहे हैं, जबकि 8-8 घंटे की शिफ्ट होती है। तो हम उन जो 300 आदमी उसमें हमारे लग जाते हैं। अगर वो प्रोटोकॉल के हिसाब से, कानून के हिसाब से अपना काम कराए तो 300 आदमी हमारे लग जाएंगे। 300 हमारे लग जाएंगे तो हमारा तो कोई आदमी बेरोजगार रहेगा नहीं। बेरोजगार नहीं रहेगा तो घर में सुख शांति रहेगी, अमन चैन होंगे, लड़ाई नहीं होंगे, झगड़े नहीं होंगे, महिलाएं फांसी नहीं खाएगी, आदमी सुसाइड नहीं करेगा, बहुत सी समस्याओं का हल हो जाएगा, क्राइम कम हो जाएगा, बहुत ही समस्याओं का हल होगा। लेकिन MLA साहब, और पावरफुल MLA साहब, MLA नहीं, पावरफुल MLA, मुख्यमंत्री जितनी पावर थी, उसके बावजूद फैक्ट्रियों में कहीं भी नौकरी एक आदमी को नहीं लगवा पाए। सबसे बड़ी कमजोरी रही उसकी, सबसे बड़ी समस्या मेरे तिजारा की ये है। और कौन कौन सी समस्याएं हैं? और समस्या, आप गली बन गई गांव में, गली बनने के बाद बरसात आई, वो अगले साल गली फिर खत्म, उसमें फिर गाँव में ग्रांट लग जाएगी। क्यों? MLA साहब 10% ले लेते हैं पहले सरपंच से, 10%, और प्रमाणिक किसी सरपंच से आप अब ये नहीं बताएं कैमरे के सामने, तो जब आचार संहिता लग जाए उसके बाद आप किसी भी सरपंच से जाकर के पूछ लीजिएगा। 10% MLA साहब पहले लेते हैं, उसके बाद ग्रांट डालते हैं उनकी। 10% लेने के बाद 14%, 15% जो सरपंच का हो जाता है वो रख लेते हैं। 10% मान लिए यहाँ पे एक इंद्राज नाम का कोई क्लर्क है, उसको वीडियो बना रखा है लगातार, मतलब राज बदल गया पर इंद्राज नहीं बदला, उसने मजबूत लूट मचा रखी है। 35 हो गया जी। जो ठेकेदार पैसे लगाएगा 10-15% वो बचाएगा। 50% पैसा लग रहा है, अब 50% खाया गया तो काम भी हल्के हुए, काम हल्के हुए तो बरसात में वो फिर खत्म हो गए। जब तक गांव में ट्रीटमेंट प्लांट नहीं बने, जब तक गांव में ट्रीटमेंट प्लांट नहीं बनेगा तब तक गांव को साफ सुथरा नहीं किया जा सकता, ये भी समस्या है।
अगर हम ट्रीटमेंट प्लांट लगे 35 लाख रुपए का, एक साधारण गांव का जो होती है जिसकी 800-900 बोटों का 1000 बोटों का गांव होता है, तो उसमें 35-36 लाख रुपए का एक वाटर वो लगता है, ट्रीटमेंट प्लांट लगता है। उस पानी में हम सीवर डाले, सीवर के बाद वो जोड़ में गया, फिर गंदगी हम जोड़ में न डाल के उसमें डालें और उसको ट्रीटमेंट प्लांट से रिसाइकल करके उस पानी को फिर यूज़ करें। तो वो गली जब जिसमें पानी नहीं भरा रहेगा वो टूटेगी भी नहीं। जो 2 साल में टूट रही थी वो 10 साल चलेगी, 15 साल चलेगी। तो मेरे जो काफ़ी ऐसे प्लान हैं जो यहाँ की समस्या है, क्यों कि मैं 20 साल से इन समस्याओं को देख रहा हूँ। 3 महीने पहले नेता आते हैं। अब यहाँ से भिंडूसी से आप भिंडूस के पूरे अलवर ज़िले में चले जाइए, सभी पार्टियों के लोग हैं। तो अभी सब लोग खंबे पे हैं, सभी के होर्डिंग लगे हुए, हमारे भी लगे हुए, सभी के लगे हुए हैं। लेकिन 3 महीने पहले है, 3 महीने बाद ये फिर नहीं लगेंगे। मैं आपसे वादा करता हूँ, और मैं बनूंगा नहीं बनूंगा पता नहीं, लेकिन मैं 5 साल पहले भी लोगों में था और आने वाले 5 साल बाद भी लोगों में रहूंगा। मैं पब्लिक की राजनीति पहले भी करता था, पब्लिक के बीच में रहता था, पब्लिक के दुख सुख में साथ रहता था। और ऐसा हो सकता है कि मैं किसी की खुशी में शामिल नहीं हुआ हूँ, लेकिन तकलीफ में मैं हमेशा साथ खड़ा रहा। कोरोना जैसी महामारी में मैं 7 महीने 6.5 महीने मतलब 5 महीने प्लस मैं घर में नहीं गया। और जिस आदमी ने मुझे रात को 12 बजे भी फ़ोन किया तो उसकी समस्या का हल किया, चाहे ऑक्सीजन सिलेंडर था, दवाई थी, राशन था, सैनिटाइजर था, मास्क थे, वो टेम्परेचर नापने, वो पता नहीं क्या क्या जो चीज़ें की यूज़ थी, मैंने अपने घर से लाखों रुपए की चैरिटी की। ये नहीं कि मुझे कुछ बनना था, ये कि मैं अगर नेतृत्व करना चाहता हूँ, मैं लोगों का नेता बनना चाहता हूँ, तो जब जनता आपकी परेशान होगी तो फिर नेतृत्व भी सामने नहीं आएगा, तो फिर वो रखवाली कैसे करेगा। अगर नरेंद्र मोदी जी चद्दर ओढ़ के सो जाते तो देश को कोरोना से कौन बचाता। तो आप अपने क्षेत्र के नेता तो बनने चाहते हो, लेकिन उनकी समस्या में साथ नहीं खड़ा होना चाहते। आप टिकट मांगते हो, एमएलए बनना चाहते हो, पार्टियों में व्यवस्था कर लेते हो, उससे जनता का भला नहीं होगा। क्योंकि 3 महीने में जनता की समस्या नहीं समझ में आ सकती। जो सालों से काम कर रहा है उसी को वो समस्या दिखेगी। जो पब्लिक में गाँव में गया ही नहीं तो उसमें गांव गली कच्ची कौन सी है, रोड में स्ट्रीट लाइट कहाँ नहीं है, वो समस्या देखी नहीं तो निदान क्या करेगा। तो मैंने रोड मैप बनाया हुआ है, ब्लूप्रिंट मेरे पास तैयार है। मुझे पार्टी ने मौका दिया, जनता ने मुझे मौका दिया। तो जो अभी तक परिस्थितियाँ इस तिजारा में नहीं हुई, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके, बेरोजगारी को लेकर के, आपके रोड रास्तों को लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर के, शिक्षा को लेकर के। अब जैसे हमारे मेवात की बात है, काफ़ी लोग ऐसी परिस्थिति हो जाती है, कहते हैं कि भाई जब दुरू मियाँ जी एमएलए होते हैं तो मेवात में काम होता है, जब हमारा कोई एमएलए हो जाता है तो हिंदू बेल्ट में काम होता है। लेकिन ये दोनों की गलती मानता हूँ, तो एक की नहीं, दोनों की गलती मानता हूँ। क्योंकि क्या मेवात में हिंदू समाज के लोग नहीं रहते? हमारा देश का कानून कहता है कि 10 गुनहगार छूटे लेकिन एक बेगुनाह को सजा ना हो जाए। हमारे जो वहाँ पे हमारे समाज के रह रहे उनकी सोच के, हालांकि हम मेवात के लोगों को स्कूल देंगे, एजुकेशन दे देंगे ना, तो ये जो आज तकलीफें मेवात जैसे जो कांड हो रहे हैं ना, ये होने बंद हो जाएंगे। क्योंकि जब शिक्षा आ जाएगी, बुद्धि आ जाएगी, तो आदमी काम करना चला जाएगा। काम करने जाएगा तो आवारागर्दी नहीं करेगा। ये शैतानी के जो काम हो रहे हैं ये अनपढ़ता के कारण हो रहे हैं। और हम उनके स्कूलों को और उनके सिस्टम को दुरुस्त नहीं करेंगे तब तक उनके अंदर शिक्षा नहीं आएगी। शिक्षा कांग्रेस ने शिक्षा दी नहीं, क्यों? अब शिक्षा दिया तो उनका वोट बैंक देने का कमजोर हो जाएगा। आपको अच्छे और बुरे की पहचान तब होगी जब शिक्षा आपके पास होगी, और शिक्षा आ गई तो वो भाजपा की तरफ मुंह करेगा, ये तय है। क्योंकि भाजपा देश हित की और समाज हित की, सनातन हित की, और मैं कहूँ विकास की अगर कोई पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है। कांग्रेस पार्टी तो एक परिवार की पार्टी है। मतलब आप सिर्फ एक समाज की नहीं, सर्व समाज के विकास को और उनके उत्थान को लेकर के आपका विज़न जो है वो है। ज़मीनी स्तर पर मैं आपसे जानना चाहूँगी कि फ़िलहाल अभी चुनावों से पहले किस तरीके से आपके कार्यकर्ता, आप खुद चुनाव के लिए तैयारियों में जुटे हुए हैं? देखिए, मैं एक बूथ पे कैसे वोट डालेंगे, एक बूथ पे कौन सी कास्ट के कितने वोट हैं, एक बूथ पे उस कास्ट के अंदर कार्यकर्ता, मतलब हम 1000 वोट है तो उसमें किस कास्ट के कितने वोट है, तो हर आदमी बूथ के ऊपर हर कास्ट के आदमी का हमारे पास संपर्क सूत्र है। व्यक्तिगत उनसे जान पहचान है, क्योंकि बहुत लंबा समय हो गया, व्यक्तिगत उनसे जान पहचान है। और ऐसा कोई बूथ नहीं है जहाँ पे मेरे साथी नहीं है। और पार्टी
कि हम सब कार्यकर्ता हैं, क्योंकि मैं तो साथी बनाता हूँ, दोस्त बनाता हूँ, कार्यकर्ता तो मैं बनाता नहीं, क्योंकि कार्यकर्ता तो किसी पार्टी की या संस्था के होते हैं, आदमी के नहीं हुआ करते। और मेरी अपनी सोच में है, जो मेरे युवा साथी जो मेरे साथ खड़े होते हैं, मुझे बल देते हैं, मुझे ताकत देते हैं, वो कार्यकर्ता नहीं हो सकते, वो मेरे भाई हैं, साथी हैं। और इतनी बड़ी फौज है आज, सच्चाई जो बात है। और निकला तो मैं मंजिल के लिए अकेला था, पर अब लोग मिलते गए, जुड़ते गए, कारवां बढ़ता गया। अब इतनी बहुत मतलब, और आत्मिक व्यवस्था, क्योंकि धार्मिक आदमी हूँ, हर धर्म के, गरीबों के, हर जगह खड़ा रहता हूँ, तो लोगों की मानसिकता खूब अच्छी है, अच्छी तैयारी है हमारी। किसी बूथ पे, मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, अगर पार्टी ने मुझे मौका दिया तो 80% बूथों पे मैं चुनाव जीतूंगा। मेवात के बूथों पे भी मैं चुनाव जीत के आऊँगा, ये मैं आपको जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूँ। और मैं काम कर रहा हूँ, वो काम मेरे साथ लिए हो रहा है, पार्टी के लिए कर रहा हूँ। मैं लड़ा तो भी, अगर मैं नहीं लड़ा तो भी भारतीय जनता पार्टी के, वो जो मेरा वर्क है, वो वर्क मेरा भारतीय जनता पार्टी के लिए वर्क हो रहा है, वो काम भारतीय जनता पार्टी का आएगा। मैं प्रत्याशी हुआ तो मेरे लिए होगा, मैं नहीं हुआ तो जो दूसरा कोई प्रत्याशी होगा उसके लिए भी होगा, क्योंकि अपने को कमल खिलाना है, अपने को सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनानी है। आपराधिक गतिविधियों की बात करूं तो इस विधानसभा क्षेत्र में अक्सर ऐसी घटनाएं सुनने के लिए मिलती हैं कि भाई इधर तिजारा भिवाड़ी में क्राइम का जो ग्राफ है, रेट है, वो काफ़ी ज़्यादा है। मैडम, ग्राफ तो इसलिए है कि इनके पीए तो, एमएलए के पीए तो टोल जला रहे हैं। एमएलए के पीए, एमएलए के साथी तो टोल के अंदर पेट्रोल डाल के टोल को जला देते हैं। जब वो खुद ही इस तरीके की स्थिति कर रहे तो क्राइम को कैसे रोकेंगे वो? जैसी मेरी मानसिकता वैसा मैं जो खाता हूँ वो सामने वाले को खिलाऊंगा। मैं जैसा सोचता हूँ वो उसको समझा, उसी तरीके की बातें समझाऊंगा। ये कहाँ, जब मुख्यमंत्री है यहाँ का, एमएलए नहीं है यहाँ का, मुख्यमंत्री है यहाँ का, इन्हीं के बलबूते अशोक गहलोत वहाँ वो है, मुख्यमंत्री है सरकार में, इन्हीं के बलबूते है। इन्होंने तो ऐसी चलाई है जो व्यवस्था कभी हुई नहीं इस राजस्थान में, तिजारा में ऐसी व्यवस्था चलाई। उसके बाद क्राइम है, तो क्राइम इसलिए है कि इनको ये अफसरों को फ़ोन करके धमकाने की, अफसरों को टाइट काम करवाने की स्थिति में ये लोग है नहीं, क्योंकि देसी हमारी भाषा मुंह खाता है, आँख लजाती है। जब आप उनसे पैसा ले लेते, जब उनसे आप मंथली, अफसरों को नहीं कहना कि भाई जमींदार अगर को कहेगा आप मैं रिश्वत नहीं दूंगा, बोले मुझे भी तो थड़ा पहुंचानी पड़ती है। ये परिस्थिति रहेगी तो आप कैसे क्राइम को रोक लोगे, कैसे समस्याओं का समाधान करोगे? आदमी काना हो जाता है। और ये खुद कितना है या उसके दायरा में जो लोग हैं उन्होंने इतनी परिस्थिति खराब की हुई है, लेकिन परिस्थिति बहुत ज़्यादा खराब है। उसका कारण सिर्फ और सिर्फ यहाँ का कमज़ोर नेतृत्व है। केंद्र सरकार की 9 साल की उपलब्धियों का कितना फ़ायदा आपको राजस्थान चुनावों में मिल सकता है? मैडम, नरेंद्र मोदी आज देश ही नहीं अपितु संसार में एक ऐसा चेहरा है कि जिनके नाम पे जिन देशों में युद्ध चल रहे हैं वो भी इनसे, युद्ध करने वाले भी, युद्ध को झेलने वाले भी इनसे सलाह लेते हैं। हमारा देश का प्रधानमंत्री जब आज के सामने वाले किसी देश में जाता है तो वहाँ का राष्ट्रीय अध्यक्ष रेड कारपेट पे उनका इंतजार करता है। इससे पहले आप भी मीडिया से हैं तो आपने भी कभी नहीं देखा होगा, जब हमारे पहले के प्रधानमंत्री जाते थे तो उनकी पार्टी के कोई मंत्री उनको लेने आते थे। आज परिस्थिति बदली है। आज देश के अंदर, संसार के अंदर भारत देश का मान बढ़ा है, सम्मान बढ़ा है। और जितनी योजनाएं, चाहे आप जन धन लीजिए, चाहे गरीब कन्या लीजिए, मतलब ऐसा गरीब का खाता लगा दीजिए, जो इतने काम, मतलब और इम्प्लीमेंट में काम की घोषणाएं नहीं, गहलोत जी की तरह घोषणाएं नहीं, इम्प्लीमेंट में काम, जो वास्तव में बोले गए वो काम होने चाहिए। अब किसानों के सहयोग निधि अब डायरेक्ट खाते में आती है। कोई आदमी मोदी जी का तय है ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। तो मोदी जी की जो केंद्र की हमारी योजनाएं हैं उनका हमें पूरा सहयोग मिलेगा और उनका पूरा हमें फ़ायदा मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। कर्नाटक में भी पीएम मोदी के चेहरे पे चुनाव लड़ा गया, लेकिन वहाँ करारी शिकस्त मिली। एक बार फिर से राजस्थान में चुनाव है और यही सारे मंत्री और जो नेता हैं पार्टी के कहते हुए आ रहे हैं नज़र कि यहाँ भी इलेक्शन जो है वो पीएम मोदी के चेहरे पे लड़ा जाएगा। क्या यहाँ पर आपको कर्नाटक के इतर कुछ रिजल्ट देखने को मिलेगा? क्या वजह मानते थे आप कर्नाटक में हुई? देखिए मैडम, मैं कर्नाटक के बारे में इतना बहुत ज़्यादा नहीं जानता हूँ।
और क्योंकि चुनाव जो है वो लोकल इश्यूज भी होते हैं। माननीय नरेंद्र मोदी का चेहरा बहुत साफ सुथरा और एक ताकतवर चेहरा है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। ये विपक्ष भी मानता है, हम तो मानते हैं, हम तो मानते नहीं, हम तो अपने आप को इतना गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हम उस पार्टी के सदस्य हैं जिसका मुखिया नरेंद्र मोदी है। हम तो गर्व करते हैं अपने ऊपर। लेकिन ये तो विपक्षी भी मानते हैं कि बहुत ताकतवर चेहरा है, उसके सामने हमारे पास चेहरा नहीं है। कांग्रेस इस बात को एक्सेप्ट करती है कि हमारे पास चेहरा नहीं है, जिसकी वजह से हम आज पीछे हैं। कर्नाटक के लोकल इश्यूज होंगे जी, और लोकल इश्यूज वहाँ कांग्रेस बीजेपी का आपस में क्या रहा, जेडीएस की उनके साथ में क्या रही। एक इश्यू और ये उठा है कर्नाटक की हार के बाद से लोकल लीडर का, जिस तरीके से येदियुरप्पा को साइडलाइन किया गया और पीएम मोदी के चेहरे पे चुनाव किया गया, वैसे अब राजस्थान में जो परिस्थिति बनती हुई दिखाई दी है, एक बार फिर से वसुंधरा राजे को फ्रंट पे लाइन पे लेके आए हैं। तो आपको लगता है कि राजस्थान को जीतने के लिए लोकल चेहरा, लोकल लीडर की ज़रूरत है? मैडम, वसुंधरा राजे अभी जेपी नड्डा जी का दूसरा कार्यकाल में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनी, पहले भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थी। हमने तो कभी सुना नहीं कि वसुंधरा राजे सिंधिया जी पहले मुख्य धारा में नहीं थी या पहले उनको फ्रंट पे नहीं लेके आए थे। वो पहले भी 10 साल मुख्यमंत्री रही है, पहले केंद्र में मंत्री रही है, पहले भी हमारी सीनियर नेता थी, आज भी हमारी सीनियर नेता है। राजस्थान में पिछली हार के बाद बीजेपी की दिखाई नहीं थी ज़्यादा, जिस तरीके नहीं मैडम, देखो क्या मैं बता रहा हूँ, ऐसा है संगठन में वो राष्ट्रीय नेतृत्व की टीम में चली गई थी, तो प्रदेश में इतना हम लोग जो थे, हमारे स्टेट के प्रेसिडेंट थे, जिले के अध्यक्ष हैं, जो लोग काम करने की जो होती है, वो जिस एक आदमी का दायरा था, वो जिस लेवल की वो लीडर थी उस लेवल का काम वो भी कर रही थी, और जिस लेवल के छोटे कार्यकर्ता थे वो अपना काम कर रहे थे। पार्टी ने, संगठन ने हमेशा काम किया, और हमेशा पार्टी और संगठन में मिलकर के चली है सरकार। पहले 10 साल रही तब भी और आज भी। हमारे जितने भी शीर्ष नेतृत्व के लोग हैं हमारे प्रदेश के, वो सारे एक सूत्र के लोग हैं, क्योंकि भाजपा में बगावत नाम का कोई शब्द भाजपा की पार्टी के अंदर कभी होता ही नहीं है, और ना ही आपने को देखने को मिला होगा। मैं राजस्थान की बात कर रहा हूँ कि राजस्थान में अभी हमारी यात्राएं भी चलेगी सारे प्रदेश में। वसुंधरा जी भी हैं, सीपी जोशी जी भी हैं, गजेंद्र सिंह जी भी हैं, अर्जुन राम मेघवाल जी भी हैं, हमारे अश्विनी वैष्णव जी भी बहुत सक्रिय नेता हैं, और रेल मंत्री एक अच्छा मतलब अचीवमेंट आप वंदे भारत देख रही हैं, और रेल की किस स्थिति से किस स्थिति तक वो लेके आए, वो भी हमारे राजस्थान स्टेट के रहने वाले हैं। सांसद वो उड़ीसा से हैं, लेकिन हम उनका भी फ़ायदा ले सकते हैं, है ना। हमारे महंत बालकनाथ जी हैं, जिनका अब बहुत बड़ा हमारे 30-32 सीटों के ऊपर उनका बहुत बड़ा असर है। तो हम तो बहुत ताकत के साथ चुनाव लड़ेगी भारतीय जनता पार्टी, एकजुट होकर लड़ेगी, और जिताऊ टिकाऊ कार्यकर्ताओं को भारतीय जनता पार्टी टिकट देगी, और भारतीय जनता पार्टी 140 प्लस सीट लेकर के सत्ता में आएगी। खैरतल तिजारा जो ये नया जिला सीएम साहब ने बनाया, उस पर आप क्या कहेंगे कि केवल जो खैरतल के आगे तिजारा लगा दिया गया है वो सिर्फ एक खाना पूर्ति है, या वाकई आप इसे मौजूदा विधायक जी की एक उपलब्धि मानते हैं? मैडम, आप पत्रकार हैं, आपने भी देखा होगा नक्शा भी आया, उसमें खैरतल लिखा हुआ है, तिजारा तो कहीं नहीं लिखा हुआ। जिला खैरतल है। ये तो 5 साल, 4.5 पौने 5 साल जो नाकामियाँ थी, उसको जिला ना बनने के बाद पब्लिक में एक बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आई, और नेगेटिविटी का कारण ये था कि संदीप यादव जी ने मजबूती के साथ, जिस मजबूती को इन्होंने अपनी बात जिला बनाने के लिए रखनी चाहिए थी वो नहीं रखी, और इन्होंने भिवाड़ी अकेले का नाम दिया हल्के शब्दों में, मतलब भिवाड़ी को जिला बना दो जी। जब अपने आप को मुख्यमंत्री लेवल की ताकत थी जी, तो ये कह सकता था ना कि भिवाड़ी को जिला बनाओ, तो हो सकता भिवाड़ी बन जाता। भिवाड़ी और तिजारा अगर रखता, भिवाड़ी और तिजारा अगर रखता, तो मैं गारंटी के साथ दे सकता हूँ कि तिजारा जिला बनता। हाईवे, दिल्ली बम्बई हाईवे बनाया हो, जो देश का आज सबसे ताकतवर और बहुत मतलब आप 2 बड़ी राजधानियों को, आर्थिक राजधानी और देश की राजधानी को आपस में जोड़ता है, तो वो रोड हमसे कितना दूर है जी? 12 किलोमीटर 13 किलोमीटर तिजारा कस्बे से। NH8 कितना है जी? 17-18 किलोमीटर 20 किलोमीटर मेन हाईवे के ऊपर है, सारी कनेक्टिविटी थी। भिवाड़ी वाले लोगों के लिए भी 28-27 किलोमीटर था, इधर कोट कासिम के लिए नज़दीक था, किशनगढ़ के लिए भी नज़दीक था, अलवर ग्रामीण के एरिया के लिए भी नज़दीक था। तिजारा जिला बनता तो मेरा मानना है कि जगह भी अच्छी होती और
लोग उससे जो इसके पौने 5 साल में जो इन्होंने खड्डे खोदे थे, भ्रष्टाचारी लूट खसूट मचाई थी, हो सकता है कहीं उसका हम भी उसको सराहना करते और उसकी जो पिछली गलतियां रही उनको ये करती, पब्लिक भी करती, हम हो सकता है हम भी कहते इस बात को अच्छा काम हुआ है। आज जिले के पीछे नाम लगा देना खैरतल तिजारा, अब हमारे जिले की डिमांड भी खत्म हो गई। हम जब नई सरकार बनेगी तो हम क्या कहेंगे, तो तुम्हारा तो तिजारा जिला है, खैरतल तिजारा। बहरोड और कोटपुतली 2 जिले बने, तो कोटपुतली से 12-13 किलोमीटर पहले और बहरोड से 12-13 किलोमीटर आगे पनियावाला मोड़ है, वहाँ पे सारे ऑफिस आएंगे, यानी कि हेडक्वार्टर जो होगा वहाँ होगा। तो वो जिला मानने की बात है। अगर यहाँ बनाना था खैरतल और तिजारा जोड़ा तो आप बना दीजिए ना, बिबरानी में ले आइए, हम मान लेंगे। खैरतल के साथ में तिजारा लग गया, आप किशनगढ़ हाईवे पे ले आइए, हम मान लेंगे कि खैरतल के साथ में तिजारा जिला है। हम ये कहें कि भाई खैर भिवाड़ी में ऑफिस तो पहले ही थे, ये आप क्या कह रहे हैं, हमें पता है पहले ही थे। आरटीओ बैठता था, डीटीओ बैठता था, तिजारा में जजेस बैठते थे, ये पहले बैठे हुए हैं। जो पहले यहाँ बैठे हुए हैं उनको कैसे जोड़ सकते हो आप, वो यहाँ पे हैं, रात नया क्या हो रहा है सब, ये तो ढकोसले की बात है जी। अब चुनावी स्टंट है, बचा कुछ है नहीं, और तिजारा को बहुत पीछे किया है। तिजारा के बेरोजगारों को रोजगार नहीं दिया तो पीछे। तिजारा में जो पैसे लूटे गए, लोगों से लूट करके 1, 2, 3, 5 परिवारों में चले गए, उसके रिश्तेदारों के पास। कितने लोगों की जेब कमज़ोर हुई है, कितने लोगों की जेब खाली हुई है, वो पैसा उनके पास चला गया। और जिला नहीं बना, जिला बनता तो यहाँ पे उन्नति होती, तेज़ी से विकास होता है ना, वो नहीं बना, वो कमज़ोरी। अब दीपचंद खैरिया ने जब गहलोत का समर्थन किया तो उसने व्यक्तिगत हित नहीं देखे ना, आज उसको इनाम मिल गया। इन्होंने अपना व्यक्तिगत हित देखा। बसपा से चुनाव जीता, जब चुनाव उन्होंने लड़े बीएसपी से, तब पंचायत करके चुनाव लड़े गए थे। जब बीएसपी से कांग्रेस को समर्थन दिया तब ब्रीफकेस पे चले गए, तब जनता को इकट्ठा क्यों नहीं किया कि भाई मैं बीएसपी से चुनाव जीता था और बिना यहाँ भाजपा के समर्थित लोग हैं, उसके बावजूद उसको बना दिया, तो तब पंचायत क्यों नहीं की गई कि भाई मैं बताइए मुझे, मैं बीएसपी में मेरे काम नहीं हो पा रहे, मैं कांग्रेस में जाऊं या बीएसपी में रहूं या बीजेपी में चला जाऊं, कहीं भी जाना था। जब चुनाव लड़ने के लिए आपने 36 बिरादरी की पंचायत कर ली, तो क्या आपको दूसरी सरकार को समर्थन देने के लिए नहीं करनी चाहिए थी मैडम? ये मेरा सवाल गलत है क्या? करना चाहिए था, नहीं किया। क्योंकि अगर समाज के बीच में करते तो कुछ लोग कहते कि देना चाहिए समर्थन, कुछ लोग नहीं कहते कि नहीं देना चाहिए, लेकिन ओवरऑल मैं तो ये मानता हूँ कि देना चाहिए था। अगर सरकार यहाँ पे काम होते, लेकिन काम यहाँ पे लोगों के नहीं है, वो काम व्यक्तिगत हो गए। अपने व्यक्तिगत हित के लिए सामाजिक हित को त्याग कर दिया, उन्होंने सामाजिक हित को ताक पे रख दिया, व्यक्तिगत हित सिद्ध कर लिए। दीपचंद खैरिया ने व्यक्तिगत हित को दूर रखा और पब्लिक हित को आगे रखा, इसलिए वहाँ पे जिला बन गया। तो हमारा तिजारा जिला नहीं बन पाया। तिजारा नाम लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी सरकार बनी, हम अगर उस लाइन में रहे, मुख्य धारा में रहे, तो इसमें क्या संशोधन हो सकता है, क्या संशोधित किया जा सकता है, वो हम कोशिश कर सकते हैं। हम तो झूठी वादे करने इसकी तरह बना कुछ नहीं, उसके बावजूद भी लोगों को फ़ोन किए जा रहे हैं, वहाँ 20 आदमी आ जाओ, वहाँ 100 आदमी आ जाओ, स्वागत कराओ जी। ये धारा 144, हम मेरा जन्मदिन का कार्यक्रम, तब मैं पिछले 5 साल से हर साल 800,000 लोगों में अपना जन्मदिन का कार्यक्रम रखता था। धारा 144 लगने के कारण मैंने मेरे साथी, मेरे बहुत साथी दोस्त नाराज़ हुए कि भाई साहब क्या कर रहे हैं, मैं कर नहीं। धारा 144 लगी हुई है, सोमवार दम अपने क्षेत्र का खराब नहीं कर सकते। आपको बिल्कुल किसी को आना ही नहीं है। आप देख लीजिएगा, टेंट दिखा दीजिए अपने दर्शकों को भी कि टेंट लगा हुआ है, लेकिन हमने कार्यक्रम नहीं किया। और उनके लिए पुलिस, जिसको धारा 144 को लागू कराना चाहिए, उसके ऊपर इम्प्लीमेंट कराना चाहिए, लोगों को समझाना चाहिए, वो पुलिस उनकी रखवाली कर रही थी, पुलिस उनकी गार्ड कर रही थी, पुलिस उनकी पायलट कर रही थी। तो ये स्थिति है। अब लोग बाग समझ गए, डेढ़ महीने बाद आचार संहिता लग जाएगी, उसके बाद नमस्ते। लोग बाग जिस तरीके का विधायक बने हैं आज तक की स्थिति में, तिजारा के आज तक के इतिहास में सबसे कमज़ोर और सबसे भ्रष्ट विधायक ये रहा। नू जैसी हिंसा दोबारा ना हो, इसके लिए आप हमारे चैनल के माध्यम से लोगों से क्या अपील करना चाहते हैं? देखिए, मैं तो अपील ये करना चाहूँगा कि आपसी सौहार्द खराब ना हो मेवात के लोगों से। और हमारे तिजारा में तो देखो बिल्कुल कुछ हुआ नहीं,
और लोग एक दूसरे के प्रति अच्छे सौहार्दपने से रहते हैं। और मैं अपील करना चाहूँगा, रहते हैं और आगे भी रहेंगे। मेवात के लोगों से भी कहना चाहूँगा, हमारी लगती हुई विधानसभा है कि इस तरीके के तनाव पैदा ना हो, क्योंकि देश की जो विकास की गति है वो सभी समाज को जोड़ करके साथ लेकर के चलने से अगर गृह युद्ध हो जाएगी, मतलब अंदर देश की लड़ाई होगी, अंदर तनाव रहेगा, तो देश की विकास की जो गति है वो कमज़ोर होगी। और विकास की गति हमेशा सभी समाज आपस में मिलकर के चलेंगे, तभी विकास की देश की का विकास होगा। और भारत विश्व गुरु जल्दी बन पाएगा। विश्व गुरु तो बनेगा, भारत तय है। नरेंद्र मोदी जी जिस ताकत के साथ देश को आगे लेके जा रहे हैं, विश्व गुरु भारत बनना तय है, लेकिन और जल्दी बनेगा, तेजी से विकास होगा। मैं तो सभी समाज के लोगों से कहना चाहूँगा, ये जो फेक खबरें आती है, न्यूज़ आती है, व्हाट्सएप होते हैं, इन पर अफवाहों पर ध्यान ना दें। आपसी भाईचारा बना के रखें। आपसी भाईचारा के साथ में हम जल्दी उन्नति करेंगे। हमारे बच्चे को अच्छा संस्कार मिलेगा और अच्छी हम शिक्षा तामील दे पाएंगे। सर, एक जिला पार्षद के तौर पर आप अपने कार्यकाल को किस तरीके से देखते हैं? क्या मुख्य उपलब्धियां मानते हैं? मैडम, सच्चाई तो ये है कि जिला प्रमुख होता तो ग्रांट भी होती है, लोगों के काम भी होते हैं। अब कुछ छोटे मोटे 2-4 काम गाँव में काम दिए गए हैं, कुछ जिला परिषद के माध्यम से खेल मैदान के लिए कह रहे हैं, कन्फर्म तो मैं नहीं हूँ। और जिला प्रमुख का ये व्यक्तिगत अधिकार होता है कि वो कहाँ पैसे को ग्रांट को लगाए और कहाँ ग्रांट को ना लगाए। और हमारे यहाँ तो पार्षद के रूप में तो मेरा ये है कि लोगों ने मुझे सम्मान दिया, मैं तो लोगों के बीच में रह सकता हूँ। ग्रांट तो कुछ मिलती है नहीं। और अब तो जिला नया बना है, देखते हैं। सर, अब जैसे नई तस्वीर जब सामने आ रही है, तो क्या हम एक बार फिर से आपको जिला प्रमुख प्रत्याशियों के रेस में देख सकते हैं? देखिए मैडम, जिला प्रमुख तो अब बनना ही है, 10 दिन बाद शायद चुनाव की वो आ जाएगी। जिला प्रमुख यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का बनेगा, ये मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूँ, जिम्मेवारी के साथ में भारतीय जनता पार्टी का बनेगा। कौन बनेगा ये हमारी पार्टी तय करेगी। मेरी अगर व्यक्तिगत इच्छा की बात करें तो मेरी व्यक्तिगत इच्छा नहीं है कि मैं जिला प्रमुख का चुनाव लड़ूं। मेरी व्यक्तिगत इच्छा विधानसभा चुनाव लड़ने की है। पार्टी मुझे कहेगी कि आप जिला परिषद का सदस्य को भी आपने इस्तीफा देना है, ये भी कोई और कार्यकर्ता लड़ेगा, तो मैं तो वो भी छोड़ दूंगा। मैं भारतीय जनता पार्टी का सच्चा सिपाही हूँ, उसमें विश्वास रखने वाला आदमी हूँ। भारतीय जनता पार्टी कहेगी आपको ये चुनाव लड़ना है, वो लड़ूंगा। भारतीय जनता पार्टी कहेगी आपको बूथ पे बैठ करके पर्ची काटनी है, तो मैं बूथ पे बैठ के पर्ची काटूंगा। मैं भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है, शीर्ष नेतृत्व, जो वो आदेश करेगा मैं वो करूँगा। बाकी ये निश्चित आपको जिम्मेवारी के साथ कहता हूँ कि खैरताल का पहला जो जिला प्रमुख बनेगा वो भारतीय जनता पार्टी का बनेगा। कितनी सीटें आने की उम्मीद है सर आज इस बार? देखिए, ये जो इस नए जिले की संरचना है, इसमें 5 मेंबर कांग्रेस के पास है और 5 मेंबर बीजेपी के पास है, 2 मेंबर इंडिपेंडेंट है, और एक इंडिपेंडेंट किशनगढ़ विधानसभा में, एक हमारी तिजारा विधानसभा में। और तो 5 तो हमारे हैं ही, 5 में तो कोई किंतु परंतु है नहीं। लेकिन मुझे जो अभी तक हमने, मेरी पार्टी ने थोड़ा बहुत एनालिसिस करने के लिए कहा है, हम 8 आदमी हमारे संपर्क में है और 8 मेंबरों के वोट हमें, 12 में से 8 मेंबर वोट आने के हमें बीजेपी के खाते में उम्मीद है। चलते चलते सर, आप जनता से कुछ अपील करना चाहते हैं चुनाव से पहले? मैं तो जनता से एक अपील करना चाहूँगा जी, भारतीय जनता पार्टी को वोट दें, भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जिताएं, जिससे एक बहुत बड़े अंतराल के साथ में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है। उसमें तिजारा का जनप्रतिनिधि भी बैठे, उस यज्ञ में तिजारा की भी आहुति लगे, और जो काम नरेंद्र मोदी जी की सोच के अंदर है वो वहाँ पे डबल इंजन की यहाँ सरकार बने, और यहाँ हमारे जो क्षेत्र में काम नहीं हो पाए वो मजबूती के साथ में वो काम हो पाए। तो ये थे हमारे साथ रामवीर शाहबादी जी, जिनका ये कहना है कि इस बार आने वाले विधानसभा चुनावों में हर हाल में डबल इंजन की सरकार बनेगी और कांग्रेस का सुपड़ा साफ होगा। मेरे सहयोगी हरीश के साथ मैं साची गुप्ता, ATL न्यूज़।